Students, welcome to this lecture of photosynthesis A2. In this chapter, we are going to explore all the concepts which are really important in order to attempt your paper. Right after respiration, this photosynthesis chapter is going to be, it will sound very easy to you. So here on your screen, I have shown a tropical rainforest. And first, we need to establish this fact that puri dunya mein, you know that we have an ecological pyramid sort of thing. And in this ecological pyramid, you might have, for sure, you have studied in your O-levels, that maximum number of organisms which are present in this world, they are plants. So why they are plants? Because producers are the one which produce, and then primary, secondary and tertiary consumers, they capture, they get that energy, and they get those chemical potential things, organic materials from producers, and then they अपनी जिंदगी का जो भी पार्ट्स हैं, लाइफ साइकिल है, उसको प्ले करते हैं. सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स, बट प्रोड्यूसर्स दे आर ऑटोट्रॉप्स. सो प्लांट्स आर वन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूसर्स, एंड प्लांट्स आर इन मैक्सिमम नंबर इन दिस वर्ल्ड. सो होता क्या है? होता ये है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें हमारे पास द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. दैट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. और सूरज की वो रोशनी which falls on the surface of leaf, which falls on the surface of chloroplast, प्लांट के ऊपर जो पड़ रही होती है, वो सारी की सारी जो एनर्जी है, जो फोटॉन्स हैं, उनमें से ज़्यादातर एब्जॉर्ब होते हैं और क्लोरोप्लास्ट को सैचुरेट करते हैं. प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट को यूज़ करते हुए ज़मीन से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं. और वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ऑक्सीजन को लिबरेट कर देते हैं और कार्बन के साथ वाटर को मिला देते हैं. जब कार्बन के साथ वाटर मिलता है तो हाइड्रेटेड कार्बन बन जाता है, जिनको कि हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. हमारे ये प्लांट्स, प्यारे बच्चों, रेस्पायरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. मगर प्लांट्स रेस्पायरेशन कम करते हैं और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं. रेस्पायरेशन कम क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट एनिमल्स की निस्बत बहुत कम है, बिकॉज उनको लोकोमोशन नहीं करना होता. अब इस कंपैरिजन में मत पड़ जाना कि एक बहुत बड़ा प्लांट है और एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है और उनकी आप एनर्जी को कंपेयर करना शुरू करो. मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट तो ज़रूर हैं. तो होता क्या है कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं और बहुत कम रेस्पायरेशन करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. और प्लांट्स वैसे भी हर वक्त कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करते रहते हैं. तो इस फोटोसिंथेसिस का बेसिकली हमें फ़ायदा क्या होता है कि नंबर वन, जितना कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वो कैप्चर होता है और वो सॉलिड फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है. अभी ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फॉर्म का मतलब होता है कि वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होकर आ जाए. सो उस चीज़ों को ऑर्गेनिक बोलते हैं. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास कार्बन की सीक्वेस्ट्रेशन हो रही है और प्लांट चूँकि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बेसिक ट्रॉफिक लेवल पर है, तो पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, जो फूड चैनल्स है, जो फूड लेवल है, वो चल ही फोटोसिंथेसिस की वजह से रहा है. तो यहाँ पर आप ये देखिए, कॉमिक सा इमेज मुझे लगा. तो हम ये बात कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस दुनिया में क्यों हो रही है, कम रेस्पायरेशन क्यों हो रही है. शी इज सेइंग that no more sun for you until you are finished converting every last bit of your carbon dioxide into organic compounds. So बेटे, इस चैप्टर में अब हमें डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयार करने में. बाद में आपको इस तरह से चांस दिया करूँगा ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए. 1 2 3 आकाश. अब आगे चलते हैं. एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सेल की बात करेंगे. आप में से कई लोगों को, फिलोसफर्स को ये लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, हम ओ लेवल्स में पढ़ के हैं. बट बेटे, यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लें कि हमने पेपर में जैसे लिखना है. सो 3 बार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में एंटर कैसे होती है. उसमें आप बताओगे नंबर 1 स्टोमेटा के जरिए, पहला नंबर. फिर डिफ्यूजन का नंबर ये बताओ. फिर एयर स्पेस में जाती है, ये बताओ. फिर ये बताओ कि वहाँ से पैलिसेड मीजोफिल सेल्स में और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स की जो बाहर वाटर फिल्म्स मौजूद हैं, उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाती है. और जब उसमें ये डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ से इसकी पतली सी बारीक सी सेल वॉल से डिफ्यूज़ करके, और वो अंदर से इसको क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा कह रहा होता है, आजा 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 आजा, और वो वहाँ से
पहले साइटोप्लाज्म में गई, फिर वहाँ से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में गई और वहाँ पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड इंतज़ार करना शुरू कर देती है। किसका इंतज़ार करना शुरू कर देती है? इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो अगर आप ये वाला डाटा नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, तो आप पेपर में 3 मार्क्स अगर ये क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हो। अगली बात करते हैं अब फोटोसिंथेसिस के लिए। मैं जानता हूँ कि आप ए लेवल में आ गए, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म प्लांट है, ऑर्गन, लीफ है, सेल, पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल है और ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड और स्ट्रोमा में ये सारा काम हो रहा होता है। अगली बात करते हैं बेटे। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो फास्ट होनी चाहिए ताकि हमें जल्दी जल्दी चीज़ों की समझ में आ जाए। सो हियर इट इज़ अगला क्वेश्चन। और अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो स्लो करके चला के देखिए इसको, राइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है बेटे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के ऊपर। आप देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में आपको सबसे ऊपर एक क्यूटिकल नज़र आ रही है, इसको वैक्सी क्यूटिकल भी कहते हैं। ये क्यूटिकल प्यारे बच्चों इसलिए होती है कि अगर क्यूटिकल नहीं होगी तो जाइलम से आने वाला पानी ऊपर से डायरेक्ट ही इवेपोरेट हो गया तो पूरे के पूरे पत्ते को टर्जिट नहीं कर पाएगा और पूरे पत्ते के सारे क्लोरोफिल के सारे एंजाइम्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए ऊपर क्यूटिकल है ताकि कोई भी पानी पत्ते की टॉप सरफेस के ऊपर से इवेपोरेट ना करे। उसके बाद हमारे पास अपर एपिडर्मिस मौजूद है और अपर एपिडर्मिस का क्या फ़ायदा होता है? चलो यार हाइलाइटर निकाल लेते हैं। हाइलाइटर से ये होगा कि चले ज़रा मैं आपको साथ साथ चीज़ें येलो कर करके दिखाता रहूँगा तो आपको थोड़ा इंगेजमेंट और अच्छी। तो सबसे पहले हमने क्यूटिकल की बात की और अब मैं किसकी बात करने लगा हूँ? अपर एपिडर्मिस ही, जो कि ये वाली लेयर आपको ऊपर नजर आ रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्यारे शहजादे किस्म के पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। ये वो सेल्स हैं जिन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी है, यानी इन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दी है। इसमें सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ थिन स्ट्रक्चर्स में लगे हुए होते हैं और कहीं कहीं तो इनकी डबल लेयर भी मौजूद होती है, ऊपर भी पैलिसेड मेसोफिल, नीचे में पैलिसेड मेसोफिल, ये ऐसे भी मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटे हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स ये मैं थोड़े थोड़े आपके लिए येलो कर देता हूँ। इसमें भी ढेर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं मगर इतने नहीं जितने पैलिसेड में मौजूद होते हैं, इसमें थोड़े कम ये मौजूद होते हैं। और उसके बाद आ गई हमारी एयर स्पेसिस। ये एयर स्पेसिस वो स्पेसिस है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है, जहाँ से ऑक्सीजन आउट होती है, जहाँ पर पानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और जहाँ से पानी पौधे से बाहर होता है। तो ये एयर स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट है। जो गैसेस डिफ्यूज इन होनी है वो भी पहले इन एयर स्पेसिस में आती है। और उसके बाद बेटे हमारे पास नीचे लोअर एपिडर्मिस और गार्ड सेल्स आ गई। वैसे तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, all of these things, they are capable of passing through every membrane. No membrane can stop them because they are so small that they can pass through every membrane barrier. But still, when we have a large number of large amounts of these gases originating and coming, so in order to facilitate their movement, we have an opening which is called stomata, right? And their plural is called stoma. तो वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है एंड आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को अपने ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो। दिस इज जस्ट अ रिवीजन, बट इसके ऊपर आपको फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगली बात करते हैं। अगली बात मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डिस्कस करनी है कि लीफ की क्या क्या अडेप्टेशंस हैं। What are the adaptations of leaf to do photosynthesis? Number 1, इसका लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है। नंबर 2, इसका बहुत ही थिन ब्लेड होता है और गैसेस बड़े आसानी से डिफ्यूजन कर सकते हैं। नंबर 3, इनकी स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक पत्ता ये है, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, ताकि इनके ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर इवन और अच्छी तरीके से पड़ सके। इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स का नेटवर्क होता है जो इनके अंदर पानी और डिजॉल्व मिनरल्स को लाने का भी काम करते हैं और इनके प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट्स को यहाँ से वापस लेके जाने का भी काम करते हैं। और उसके बाद इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के एडेप्टेशंस तो आप अभी पढ़ चुके हैं। बेटे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नहीं लिया तो अब ले ले, वीडियो पॉज कर ले, बल्कि अब ले स्क्रीनशॉट। आपको अडेप्टेशंस ऑफ लीफ के साथ साथ अडेप्टेशंस ऑफ पैलिसेड मेसोफिल सेल भी याद होनी चाहिए। नंबर 1, इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। नंबर 2, इसकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है। नंबर 3, ये बहुत ही डेंसली पैक्ड होते हैं। नंबर 4, इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मूव कर सकते हैं।
इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मूव कर सकते हैं और इनके अंदर बड़ा सारा वैक्यूल होता है जो कि इनके क्लोरोप्लास्ट को आउटर साइड की तरफ पुश करके रखना होता है। और क्लोरोप्लास्ट का जो काउंट है वो इन सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। और बस यही है, ये 4, 5, 6, 7 पॉइंट आपको बता दिए। अगर आपको क्वेश्चन आए पहले से मीज़ोफिल सेल की अडेप्टेशंस का तो बेटे आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें काम आएगा। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फास्ट पेपर्स करोगे ना बेटा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनाबे वाला अब हमें डिस्कस करना होगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेटे सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है या बड़ा होता है। और क्लोरोप्लास्ट दो काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी कर सकता है और अपना इंडिविजुअल जो उसका काम है ये वो भी करता है, यानी कि इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के दो बड़े एरिया हैं। एक है स्ट्रोमा, यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है इसके थैलाकॉइड जहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को याद रखें। अभी इस पर इतनी बात होगी कि आपको ऑब्वियस हो जाएगा कि आपको याद रह जाएगा। आइए अब हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे बाहर देखिए, आपको क्लोरोप्लास्ट की एक आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, उसके बाद आपको इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है और उसके बाद ये ग्रीन कलर का पार्ट नज़र आ रहा है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा वो है जहाँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होने वाले। क्या होने वाले? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। और हमारे पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का अपना ज़ाती जाना माना सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है और इसके अपने 70s राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी हैं और इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स भी। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया पहले खुद एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये भी पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, क्योंकि इसके पास इसके अपने जाति अपनी मलकियत है, इसके पास इसके अपने जाति 70s राइबोसोम्स है, इसके पास इसका अपना जाति डीएनए है। ये अपने आप को सेल के अंदर ही 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 भी कर सकता है अपने आप को। सो एंडोसिग्माइड थ्योरी है वो आपने अपनी एएस में ज़रूर पढ़ी हुई है। अब आते हैं ज़रा सीरियस बात की तरफ। क्लोरोप्लास्ट में ये जो मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, आपको ये पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट को कहते हैं प्यारे बच्चों ग्रेना। दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्रेना। तो ये ग्रेना ये पूरे का पूरा स्टैक है और इसका जो एक इंडिविजुअल पार्ट आपको एक इंडिविजुअल यूनिट नज़र आ रहा है ये वाला, दिस वन इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड थैलाकॉइड। ये जो थैलाकॉइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर फोटोसिस्टम लगे हुए होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है। और सारी गेम फोटोसिंथेसिस की वो हमारे इस प्यारे प्यारे थैलाकॉइड के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अगर थैलाकॉइड अच्छे तरीके से काम करेगा, थैलाकॉइड के ऊपर जो एंजाइम सेट्स लगे हुए हैं अगर वो एक्टिवेट होंगे, उनको ऑप्टिमल कंडीशंस मिलेंगी, तो ये प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस होगी, वरना नहीं। सो ये एक इंडिविजुअल छल्ला, एक इंडिविजुअल जेली बीन थैलाकॉइड है और जो इसके ऊपर स्टैक्स लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक जेली बीन्स जो लगे हुए हैं, ये सब के सब क्या है? ये मिलके एक ग्रेना कहलाते हैं। और दो ग्रेना को आपस में जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड लैमेला। लैमेला, ग्रेना और थैलाकॉइड, इन पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, इन पर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। और स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, स्ट्रोमा में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे हैं। ये रहा आपका डाटा और इसका ले लो स्क्रीनशॉट और इसको रखो याद। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की कर रहे हैं हम बात, और यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसीलिए रुका हुआ था। अब प्यारे बच्चों एक इंडिविजुअल थैलाकॉइड की बात करेंगे कि हमारे पास ये जो हमारा प्यारा प्यारा थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जिस बात ये हो गया, इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं।
बेटे थैलाकॉइड के अंदर की स्पेस को इनर थैलाकॉइड स्पेस बोलते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट है, दिस वन, इसको इनर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या क्या चीज़ें मौजूद है बेटे? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है PS2, ये वाला, ये PS2 कहलाता है फोटो सिस्टम 2। इसका बाद में पता चला था, इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। फिर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन कलर के पार्ट नज़र आ रहे हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, या आप ये कह लीजिए कि ये आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इनका काम होगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का कैच कैच खेलना। इनका काम क्या होगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स का कैच कैच खेलना। फोटो सिस्टम 2 का क्या काम होगा? जब लाइट इसके ऊपर आकर पड़े ढंग, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देना, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर देना। इन कैरियर्स का क्या काम होगा? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को ये कैच किया और अगले को दे दिया। गर्म होता है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज हॉट, वार्म। वो ऐसे वो कहते हैं ओ इलेक्ट्रॉन जाया ना हो, इलेक्ट्रॉन पकड़ा ठा, अगली प्रोटीन को दिया। वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है, कहती है लाओ मुझे दो, अगली को दिया। वो इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, कहता है अगले को देता है। और इस इलेक्ट्रॉन को ये कैच कैच करवाते चले जाते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन कैच होते चले जा रहे हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे आपके पास फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का भी यही काम है। इस पर भी अगर लाइट पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता है। लाइट अगर पड़ती है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देता है। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये स्टॉक्ड पार्टिकल्स। ये क्या है? ये बेटे बाहर एटीपी सिंथेज है और अंदर ये चैनल प्रोटीन्स हैं। एटीपी सिंथेज और चैनल प्रोटीन। याद रखना, थैलाकॉइड के बाहर ये वाली जो जगह है, ये स्ट्रोमा है। और इस स्ट्रोमा में मैंने आपको बताया लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस होनी। और इसमें क्या बनेगा? नंबर 1 ग्लूकोज, जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, इट्स ग्लूकोज। एक तो ग्लूकोज बनेगा यहाँ। नंबर 2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। जीना होगा, मरना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर फिक्स करना होगा। ये याद रखने वाली बातें, 2-2 नंबर के लिए, 1-1 नंबर के लिए एग्जामिनर तुमसे भीख मांगेगा कि प्लीज़ ए साइंसदान, ए अजीम आदमी, ए अजीम वैज्ञानिक, प्लीज़ मुझे बता दो कि लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज पे क्या बनता है। और आप कहोगे ना 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 मैं नहीं बताऊँगा, प्लीज़ वहाँ उसको बता देना, वो बदले में आपको मार्क्स भी देगा, ठीक है? अच्छा लो जी, मैंने आपको बताया कि अच्छा तुमने नोट किया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये फ़र्क है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेज अंदर की जानिब था और चैनल प्रोटीन बाहर की जानिब थी। यहाँ चैनल प्रोटीन अंदर की जानिब है और जो आपका ये है एटीपी सिंथेज है, ये बाहर की जानिब है, राइट? अच्छा, तो अब इनका इंडिविजुअल लेवल पर ज़रा काम देख लेते हैं कि इनका काम क्या है। ये देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही सब कुछ लिख रखा है। फोटो सिस्टम 1 का काम है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी समझाऊंगा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है। फोटो सिस्टम 2 का क्या काम है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड करके उसको एटीपी बना देना। एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देना। सो फोटो सिस्टम्स के ऊपर फोटो एक्साइटेशन हो रही है और फोटो फॉस्फोरिलेशन हो रही है। और ये 2 तरह की, एक साइक्लिक एक नॉन साइक्लिक। फोटो सिस्टम 1 पे साइक्लिक हो रही है, फोटो सिस्टम 2 पे नॉन साइक्लिक हो रही है, राइट? कॉम्प्लेक्सेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हैं। एंजाइम्स का काम क्या है? एटीपी सिंथेसिस है, एटीपी सिंथेसिस करेंगे। और चैनल का काम, चैनल प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटॉन्स को फैसिलिटेट करेंगे। अभी तुमने घबराना नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन इनका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों। ये नाउ इट्स अ गुड टाइम इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि जब मैं आपको ये समझाने लगूंगा
तो आपको फिर ये सब चीज़ें पहले से ही वोकैबुलरी हो। तो मैं अभी आपकी वोकैबुलरी डेवलप करा रहा हूँ, आपके प्यारे प्यारे और इंटेलिजेंट जहनों में कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक्सप्लेन करूँगा तो आप कहेंगे ओके, वट एवर वोकैबुलरी वी हैव गैदर्ड अराउंड, नाउ वी आर यूजिंग इट टू बिल्ड आवर कॉन्सेप्ट्स। और यही तो स्लेट की खास बात है, यही तो सरसात की खास बात है जो किसी कि आपको पता भी नहीं चलेगा और चीज़ें आपको आ गई। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं। फोटो सिस्टम्स की बात करें तो आप देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दो तरह के इसमें पिगमेंट होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी पिगमेंट और एक होते हैं एसेसरी पिगमेंट। प्राइमरी पिगमेंट के अंदर आता है क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए शिज़्ज़ादा, ये क्लोरोफिल ए शिज़्ज़ादा है, रिएक्शन सेंटर है। ये इसने ही कुर्बानी इलेक्ट्रॉन की देनी है कि ठीक है, अगर तुम सब इतना फोर्स कर रहे हो तो ये लो मैं अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता हूँ, जाओ तुम पे इलेक्ट्रॉन कुर्बान किया मैंने। और एसेसरी पिगमेंट क्या करेंगे? एसेसरी पिगमेंट साइड पे बैठ के कहेंगे उस्ताद करो इलेक्ट्रॉन एक्साइट, उस्ताद हमें ना, उस्ताद करो बहुत लाइट है उस्ताद, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, करो एक्साइट। एसेसरी पिगमेंट्स प्राइमरी पिगमेंट को मोटिवेट करने का काम कर रहे होते हैं। एसेसरी पिगमेंट प्राइमरी पिगमेंट को हल्लाशेरी दे रहे होते हैं कि हाँ कुछ नहीं होता, कर दे इलेक्ट्रॉन एक्साइट। अब होता क्या है, एसेसरी पिगमेंट में प्यारे बच्चों हमारे पास कैरोटिनॉइड्स हैं। ये कैरेट से वर्ड निकला हुआ कैरोटिनॉइड्स, ऑरेंज कलर। फिर हमारे पास ज़ैंथोफिल्स है और हमारे पास क्लोरोफिल बी है। आपको पता है कि ये जो लाइट है, जो विजिबल लाइट हमें नज़र आ रही है, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एक स्पेक्ट्रम का, प्रिज्म में से गुजारा ना स्पेक्ट्रम है। अब हमारे पास प्लांट में ये जो पिगमेंट्स होते हैं, हर पिगमेंट एक डिफरेंट वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और वो ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी लाइट पड़ रही है ये सब की सब ज़ाया ना हो। यार मेरी ऐनक में रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, नहीं यार प्यारी बन गई है, ठीक बन गई, ओके। और ये क्या करते हैं, ये इनकी ये कोशिश होती है कि हम जो कैरोटिनॉइड कहेगा ये लो उस्ताद मैं इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को लेके आया, ज़ैंथोफिल कहेगा ये लो उस्ताद मैं इस फ्रीक्वेंसी की लाइट को लेकर, क्लोरोफिल बी कहेगा ये लो उस्ताद मैं आपके लिए इस फ्रीक्वेंसी की लाइट लाया। और एंड पे क्या होगा, उस्ताद की ऐसी की तैसी होगी, उस्ताद कहेगा एलो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि साइडों पर एसेसरी पिगमेंट्स मौजूद हैं और सेंट्रल पोजीशन पे ये जो रिएक्शन सेंटर है, ये एक्चुअली रिएक्शन सेंटर आपकी क्लोरोफिल ए है। दिस इज क्लोरोफिल ए, जिसको कि हमने यहाँ पर रिएक्शन सेंटर बनाया है। और ये ओवरऑल एक फोटो सिस्टम की शेप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक क्विक रीकैप देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया। सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाया, ये अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हो सका, ये अमेज़न में होता है। उसके बाद बेटे हमने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई, पौधा क्या होता है, सूरज क्या होता है, सूरज हुआ मतलब चांद जलने लगा, आसमान ये हाई क्यों पिघलने लगा, मटेरियल और ज़मीन चलने लगी। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, सीक्वेस्ट्रेशन के बारे में बताया, फिर आपको हमने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री सेल में किस तरह से होती है। फिर बेटे हमने आपको ये बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में आपको क्या क्या बताना चाहिए। फिर हमने आपको ये बताया कि लीफ की अडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं। फिर ये बताया कि पैनिसेड मीसोफिल सेल की अडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं। और फिर हमने आपको ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस जगह पर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। फिर हमने आपको बताया कि थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या सिस्टम क्या क्या काम करता है और क्या प्लेसमेंट है मटेरियल्स की, प्रोटीन्स की, फोटोसिस्टम्स की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की क्या क्या पोजीशंस हैं। और आखिर में हमने आपको बताया कि फोटोसिस्टम्स के अंदर जो पिगमेंट्स की प्लेसमेंट है वो क्या होती है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का जिक्र करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कैल्विन साइकिल कैसे चलता है, कार्बन फिक्सेशन कैसे होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सी यू। स्लेट को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों को बताओ कि स्लेट को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए सारा कुछ कह रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों।